चलो, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट नंबर 5. बड़ा ही छोटा सा यूनिट है. ये क्या बोलता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले ना ये देखो, ये चार्ट में ही पूरा बहुत ही सिंपल पार्ट है. ये जो यूनिट है ना, छोटा सा यूनिट है एंड इट इज वेरी सिंपल. इधर ना तुम लोग सिर्फ मेरे साथ हाईलाइट करते रहना, नोट्स घर पे जाके बना लेना. छोटा सा ही है. ठीक है. सबसे पहले क्या बोलता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये दो कैटेगरीज हो गई. पहला एंटीसिपेटरी ब्रीच और दूसरा क्या है? एक्चुअल ब्रीच. उसके बाद अपन को क्या देखना है? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो इस पूरे यूनिट में अपन पहले क्या देखने वाले हैं? देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो दो टाइप के ब्रीच होते हैं. एक होता है एंटीसिपेटरी, एक होता है एक्चुअल. बोलो, एक होता है एंटीसिपेटरी और एक होता है एक्चुअल. और उसकी रेमेडीज. अब रेमेडीज में क्या है पता है? तो बेसिकली देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ रेमेडीज. सबसे पहले सूट फॉर डैमेज, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन एंड सूट अपॉन क्वांटम मेरिट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मेरिट. अब सूट फॉर डैमेज में भी इनके पास 5 ऑप्शन है. मतलब डैमेज कैसे कैसे होते हैं? ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव डैमेज, नॉमिनल डैमेज और प्रीफिक्स डैमेज. प्रीफिक्स डैमेज में या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं या तो पेनल्टी होती है. ये पूरा चार्ट है. ठीक है. अब देखो, अब तक जो कुछ भी हम लोग ने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 तक, हम लोग ने क्या देखा था कि भाई व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, कब वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, ये सब. अब इस यूनिट में जो अपन पढ़ रहे हैं ना, दैट इज व्हाट कि ब्रीच मतलब क्या होता है? ब्रीच मतलब फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. बराबर. ब्रीच मतलब क्या होता है? फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन. सी, अपन ने क्या देखा था? परफॉर्मेंस में अपन ने देखा था फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. डिस्चार्ज में अपन ने देखा था कंप्लीशन ऑफ द ऑब्लिगेशन. ब्रीच मतलब क्या होता है? ब्रीच मतलब कि भाई दोनों में से एक पार्टी ने फेलियर कर दिया ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन. जैसे सत्यम को मैंने बोला था, तू एक काम करना, 10,000 रुपये लेकर आना, मैं तुझे आई पेंसिल दे दूंगा. सत्यम तो 10,000 रुपये लेकर आ गया, बट मैंने उसको आई पेंसिल नहीं दी. मैं बोला जा नहीं दूंगा. तो मतलब क्या? अब ब्रीच किसने किया? मैंने किया. बराबर. तो देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होता है. एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा क्या होता है? एंटीसिपेटरी. सबसे पहले देखते हैं एंटीसिपेटरी. एंटीसिपेटरी मतलब क्या होता है? सुनो, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं. वेर ए कॉन्ट्रैक्ट्स विथ बियॉन्ड 15 जुलाई 2022. ध्यान से सुना एग्जाम्पल. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. कब किया है? 15 जुलाई. टू सप्लाई 10 बेल्स ऑफ कॉटन फॉर अ स्पेसिफाइड सम ऑन 14 अगस्त 2022. बराबर. तो 15 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10 बेल ऑफ कॉटन, मतलब 10 ट्रक समझ लो. फिलहाल बेल्स अभी वो क्वांटिटी में कहाँ समझाने बैठू. तो 10 ट्रक भर के कॉटन वो सप्लाई करने वाला था. कब करने वाला था? 14 अगस्त. अब 14 अगस्त आने से पहले ही 30 जुलाई को बी इन्फॉर्म करता है दैट ही विल नॉट बी एबल टू सप्लाई द कॉटन ऑन 14 अगस्त. मतलब उसने एडवांस में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उसके पहले ही उसने बता दिया. मतलब देखने जाए तो 14 अगस्त को ही परफॉर्म करने का था, बट उसके एडवांस में उसने बता दिया. इसी को क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच. इसी को क्या बोलते हैं? एक होता है एक्चुअल ब्रीच. जिस दिन परफॉर्मेंस था उस दिन अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच. एडवांस में जब उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया उसको क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच. मतलब देखो, सत्यम 10,000 रुपये लेकर आ गया और मुझे क्या देना था? उसको ये आई पेंसिल देना था, मैंने नहीं दिया. इसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच. इसको क्या बोलते हैं? समझ में आया क्या? बट सत्यम मुझे कॉल करके बोलता है एक दिन पहले, सर मैं ना 10,000 आपको नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है. तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं दूंगा ना उसको पेंसिल. फिर उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच. उसको क्या बोलते हैं? सो देखो, एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब क्या होता है? इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड. इज दिस क्लियर? सिर्फ इतना याद रखोगे तो भी चलेगा कि जब भी हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, it is nothing but your anticipatory breach. It is nothing but your. Is this clear? Understood? Okay. अब देखो, एंटीसिपेटरी ब्रीच या तो होता है एक्सप्रेसली बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, या तो इम्प्लाइड होता है बाय कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज. तो यहां पर उसने क्या किया था? एक्सप्रेसली बता दिया था ना कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा 10 ट्रक ऑफ कॉटन. दूसरा क्या होता है देख लेना.
where A agrees to sell his white horse to B for how much? 50,000 on 10th August 22, but he sells this horse to C on 1st August. मतलब क्या, 10 तारीख को जब वो बी को बेचने वाला था घोड़ा, उसके पहले ही उसने क्या कर लिया, 1 अगस्त को सेम घोड़ा सी को बेच दिया. मतलब क्या, उसने ए और बी का जो अग्रीमेंट था वो क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया. क्या कर दिया, ब्रीच. मतलब क्या, यहां पर उसने बी को कॉल करके एडवांस में बताया नहीं, ही डिड समथिंग, ही डिड अ कंडक्ट जिसके वजह से ऑटोमेटिकली ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच हो गया. समझ में आया क्या गाइस? एवरीवन अंडरस्टूड? पक्का? ओके. अब देखो ध्यान से, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, सुनना. सबसे पहला क्या बोला है कि टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिंडेड. यहां पर जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो मतलब क्या माना जाएगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है. एंड स्यू द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस. इज दिस क्लियर? तो ऑप्शन 1 क्या है कि या तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करो और दूसरी पार्टी को डैमेजेस के लिए सू कर दो. सू कर दो मतलब क्या, उसके ऊपर केस करो. या तो और क्या है, he may elect not to rescind but the treat the contract as still operative and wait for the time of performance. सी देखो, एंटीसिपेटरी मतलब क्या होता है, एडवांस में ना, अभी तक ड्यू डेट बाकी है, बराबर. जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, हर्ष मुझे उसकी एक BMW गाड़ी बेचने वाला था, ठीक है. उसने बोला था कि सर मैं आपको एक BMW गाड़ी 31 जनवरी को दे दूंगा, तो उस दिन मैं उसको पेमेंट कर दूंगा. अब हर्ष मुझे बोलता है कि सर मेरी ना गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं आपको 31 को नहीं दे पाऊँगा. तो मैंने बोला एक काम करना, रिपेयर करवा दे. अभी तो आज 8 जैन है, इतने सारे दिन पड़े हैं. सो देखो मेरे पास 2 अल्टरनेटिव है. या तो मैं क्या करूँ, आज ही के दिन कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दूँ, रेसेंड कर दूँ, एंड साथ ही साथ हर्ष के ऊपर केस कर दूँ फॉर डैमेजेस, बराबर. क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं 31 तक वेट नहीं कर रहा हूँ. दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं 31 तक वेट करूंगा. क्या करूंगा, 31 तक वेट करूंगा. तो मतलब यहां पर आज के आज मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड नहीं कर रहा हूं. इज दिस क्लियर? एंड होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस. अब क्या होगा, जब 31 जनवरी को हर्ष मुझे BMW नहीं देगा, उस दिन मैं उसको ब्लेम करूंगा कि तेरे लिए मैं वेट कर रहा था और तू आया ही नहीं. इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ओके. सो ये 2 इफेक्ट होते हैं जो तुम लोग को याद रखने पड़ेंगे. अंडरस्टूड गाइस? चलो एक काम करना, साथ साथ लिखना है कि फिर घर पे जाके लिखोगे? साथ साथ ही लिखना है ना, फिर याद नहीं रहता है. चलो हेडिंग दे दो, यूनिट नंबर 5, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज. हेडिंग दे दो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज. लिखा? उसके अंदर लिखो सबसे पहले ब्रीच का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसको लिखो. जितना हाईलाइट करो प्लीज उतना लिखो.
हो गया। अब देखो ये हो गया इतना लिख के। अब देखो इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच लिखो, मैं लिखवाता हूँ। इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज प्रॉमिसर ने ब्रीच किया तो कहना इसे प्रॉमिस इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस नाउ, बराबर, और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। साथ ही साथ उसको दो एडिशनल ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिंडेड एंड सू द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस, ठीक है, जहां पर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखो दो केसेस है, अगर प्रॉमिस ही वेट कर रहा है टिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तो एक अलग केस है, और जहां पर वो वेट नहीं कर रहा है टिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले तुम लोग ने क्या लिखा, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच लिखा, उसमें इतना लिखो प्रॉमिस इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस, प्रॉमिस इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस, ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही लिखो, प्रॉमिस इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस। उसके नीचे लिखना पॉइंट नंबर ए, not wait until due date of performance, not wait until due date of performance। मतलब क्या है कि अगर प्रॉमिस ही वेट नहीं करने वाला है ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक तो डैश करके लिखो, कॉन्ट्रैक्ट इज रेसिंडेड and sue the other party for damages, contract is rescinded and sue the other party for damages। ठीक है, फिर और करके लिखना, और ऑप्शन बी, लिखो उधर लिखो वेट टिल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस या वेट टिल ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या लिखोगे, वेट टिल ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहां पर क्या हो रहा है, मैं वेट कर रहा हूं, हर्ष मुझे शायद 31 जनवरी को BMW दे देगा, सो आई एम वेटिंग ना। सो कैन आई ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिंडेड? आई कैन नॉट, टिल 31 आई कैन नॉट ना। क्या रे सत्यम, मैं वेट भी कर रहा और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट रेसिंडेड हो गया। चलो लिखो, नॉट टू रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, डैश करके लिखना, नॉट टू रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट and treat it operative, not to rescind the contract and treat it operative till the time of performance। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड? चलो एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया खत्म। अब देखो ध्यान से, एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ ना, अमेजोन वाला ने क्या किया पता है, डिलीवरी देने के लिए आया, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी रखा था। अब कैश ऑन, तुम लोग ने ऐसे कभी किया? मैंने तो ऐसे बहुत बार किया है।
मतलब कैसा होता है, मैं एक ही प्रोडक्ट दो या तीन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करता हूँ, मतलब ऐसे पहले करता था, अभी नहीं करता हूँ। और फिर जहाँ से भी जो भी पहले आ गया उसको ले लेने का, एक्सेप्ट कर लेने का, बाकी लोग को रिजेक्ट करने का। मतलब जैसे सपोज मुझे एक पर्टिकुलर बुक चाहिए था, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी था और अमेजोन के ऊपर भी था। मैंने वो बुक दोनों ही वेबसाइट से ऑर्डर किया, ठीक है। अब पहले ऐसा लोग क्यों करते थे पता है? क्योंकि पहले डिलीवरी का ना कोई श्योरिटी नहीं था। आजकल तो वो लोग जिस टाइम पे बोलते उसी टाइम पे डिलीवर कर देते। डिलीवरी हैज बिकम वेरी फास्ट ना दीज डेज, बराबर। जैसे आज अगर मैंने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो नेक्स्ट डे शाम तक मेरे घर पे आ जाता है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। कोई 4 दिन, कोई 5 दिन, वो भी फिक्स टाइम नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैं ना हमेशा 2 या 3 प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर कर देता था और मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी रखता था। तो जिसका भी पहले आया उसका मैं पेमेंट कर देता था, बाकी के जो 2 होते थे उनको मैं रिजेक्ट करता था। कभी कभी क्या सीधा घर पे आते थे तभी बोलता था नहीं चाहिए प्रोडक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, जब वो डिलीवर हुआ तो आई वॉज सपोज टू फुलफिल माई प्रॉमिस ऑफ पेइंग द मनी, बट मैंने नहीं किया। इसी को बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। इसको क्या बोलते हैं? अब अमेजोन थोड़ी मेरे ऊपर केस करेगा। ऐसे तो अगर कितने सारे कस्टमर्स ने अमेजोन को चुना लगाया होगा तो क्या सब पे केस करते बैठेगा वो? नहीं, ही कैन नॉट डू दैट। सो एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे शादी के दिन ही दुल्हन भाग गई, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच। उसको क्या बोलते हैं? जब सत्यम और शिवानी ने एडवांस में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं हमें शादी नहीं करनी है, वो क्या था? एंटीसिपेटरी ब्रीच था। समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? अब इसमें क्या होगा, सपोज जो भी नुकसान हुआ रहेगा, बराबर। एक्चुअल ब्रीच के टाइम क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, सो अदर पार्टी जिसका नुकसान हुआ है वो क्या कर सकता है? उससे डैमेजेस का क्लेम कर सकता है। समझ में आया क्या? सो देखो, इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस, एक्चुअल ब्रीच कब होता है? इट इज अ केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल डेट, बराबर। तो यहां पर क्या लिखा है? The parties to a lawful contract are bound to perform their respective promises, but when one of the party breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach. In that case क्या होता है? The other party to the contract obtains a right of action against the one who has refused to perform his promise. Is this clear? अभी कुछ लिखो, मैं लिखवाऊंगा। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब कमिट होता है तो कब कब होता है? पहली बात तो जब एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू डेट पे अगर तुमने ब्रीच किया, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच। जैसे देखो ना, ए अग्रीज टू डिलीवर 100 bags ऑफ शुगर टू बी ऑन 1st Feb। अब ऑन द सेट डेट, मतलब ऑन 1st Feb ही फेल टू सप्लाई 100 bags ऑफ शुगर टू बी, मतलब इसी को क्या बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच। अब दूसरा क्या होता है? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल सोहम ने ना मेरा बंगलो बनाने का स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया, 1st फ्लोर रेडी हो गया, अब 2nd फ्लोर बाकी था। उसके पहले ही सोहम भाग गया, मतलब कैन आई से ही हैज स्टार्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ही हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो देखो, actual breach of contract also occurs when during the performance of the contract one party fails or refuses to perform his obligation under it by express or implied act। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ना, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। कि मैंने ना कायनात के ऊपर केस किया कि मेरे क्लास में हंसती रहती है, ठीक है, कुछ लिखती नहीं, टाइम पास करती है, ऐसे एकदम कुछ भी बकवास केस किया। अब क्या हुआ कि समरीन मेरी लॉयर है, ठीक है। समरीन ने बोला ये केस लड़ने के लिए मैं आपसे 1 लाख रुपए लूँगी, ठीक है। अब पहले मैंने समरीन को 20,000 टोकन अमाउंट दिया, तो उसने अपना केस स्टडी वगैरह सब प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर पहली हियरिंग आई तो समरीन ने बोला कि सर पैसा दो। मैंने बोला तू हियरिंग तो ख़त्म कर, फिर मैं देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली इंडियन कोर्ट्स में ना वो एक सिस्टम होता है, प्रथा होती, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पहले ही तारीख में, पहले ही सेशन में कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं आता। सो नेक्स्ट डेट आई तो सबने ने बोला सर आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा वरना मैं केस छोड़ दूंगी। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज अगर मैंने उसको 1 लाख रुपए दे भी दिया, उसके बाद भी अगर वो केस छोड़ती है, बराबर, बीच में से, कैन आई से दिस इज व्हाट? दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस? अंडरस्टूड? ओके। सो एक्चुअल ब्रीच मतलब क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच मतलब जिस दिन तुम्हें वो परफॉर्मेंस करना था उस दिन तुमने क्या कर दिया? रिफ्यूजल कर दिया।
उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल ब्रीच। अब इसके अंदर दो टाइप का होता है, एक तो जब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू था उस दिन तुमने किया, या तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। समझ में आया? इज दिस क्लियर? चलो हेडिंग दे दो नोटबुक में तुम्हारे, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ? अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, वंस वी फिनिश द 6th यूनिट, ठीक है, तो अपना जनरल कॉन्ट्रैक्ट सारा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसका एज सच जनरल कॉन्ट्रैक्ट से इतना कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सो इफ यू गाइज आर टायर्ड एंड यू वांट अ ब्रेक फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट वी कैन डू इज आई कैन टेक अप कंपनी लॉ इन बिटवीन आफ्टर दिस जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स and then I can finish the special contract. Else if you want, I'll just continue and then finish the entire contract. What do you say? मेरे हिसाब से अगर तुम लोग को बोर नहीं हो रहा है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर करके, तो वी शुड फिनिश इट एट अ स्ट्रेच। तो एकदम ऐसे सुकून मिलेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ना तो ऐसा लगे हाश खत्म हो गया, बड़ा है ना। फिर तो दो ही चीज़ बाकी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो गया तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो मक्खन की तरह खत्म हो जाएगा, एंड कंपनीज एक्ट तो बड़ा ही छोटा सा, एक ही लेक्चर का काम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक या दो लेक्चर लगते हैं, 2 लेक्चर मिनिमम लगता है, ठीक है। समझ में आया क्या? तो पहले पूरा कॉन्ट्रैक्ट की एट स्टेज कंप्लीट करना है ना, ठीक है। चलो हेडिंग दे दो, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखो, मैं जैसे डिक्टेट कर रहा हूँ वैसे लिखो। It is a refusal to perform, it is a refusal to perform the promise, it is the refusal to perform the promise on the scheduled date बराबर। इसी को क्या बोलते हैं, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर ना। नेक्स्ट लिखो, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो इधर हाईलाइट करो एज इट इज लिख दो।
सो अब तक अपन ने क्या पढ़ा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब क्या होता है कि तुमने क्या किया, जो ऑब्लिगेशन था उसको फुलफिल नहीं किया, मतलब इट इज व्हाट फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। इसके अंदर दो टाइप के ब्रीच होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब जिस दिन वो परफॉर्म करने का था कॉन्ट्रैक्ट को, उसी दिन तुमने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। एंड एंटिसिपेटरी मतलब तुम एडवांस में बता रहे हो, ठीक है। अब एंटिसिपेटरी दो टाइप का होता है, या तो तुम क्लियरली उसको एक्सप्रेस एग्रीमेंट या वर्ड्स या कुछ ऐसे कॉल करके बोल दो, या तो फिर लेटर लिख दो, वॉट एवर इट इज। या तो क्या होता है बाय कंडक्ट, ठीक है। दोनों के अपन एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। अब जो है ना, जो नेक्स्ट पार्ट अपन करने वाले वो है रेमिडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसके क्या क्या रेमिडीज है। सबसे पहले बोला है सूट फॉर डैमेजेस। मतलब क्या, जिस भी पार्टी का नुकसान होगा वो अपोजिट पार्टी, मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे और हर्ष के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब हर्ष ने मुझे BMW दिया ही नहीं, तो ही हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट हिम फॉर क्लेम ऑफ डैमेजेस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन एंड सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, ठीक है। ये चारों के चारों अपन पांच के पांच चीज अपन देखने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूट फॉर डैमेजेस। अब ध्यान से सुनना, सूट फॉर डैमेजेस मतलब क्या होता है, यहां पर इन्होंने क्लियरली बताया है, जो भी पार्टी या जिसका भी लॉस होता है, ठीक है, जिसका भी लॉस होता है, जैसे मेरा लॉस हुआ, हर्ष ने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को, तो लॉस किसका हुआ, मेरा हुआ। तो अब बिकॉज मेरा लॉस हुआ तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, हर्ष करेगा। समझ में आया क्या? सो देखो, द पार्टी हु सफर्स फ्रॉम सच अ ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him by breach। ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, उसकी वजह से मुझे जो भी नुकसान हुआ रहेगा उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, हर्ष करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा किसने है, हर्ष ने। इज दिस क्लियर? अब देखो ध्यान से, कॉम्पेंसेशन ना, अब कॉम्पेंसेशन किस लॉस के लिए मांगा जा सकता है, फॉर एनी लॉस या एनी डैमेज जो नेचुरली अराइज होता है। जो कैसे होता है, नेचुरली अराइज। मैं झूठा मूठा लॉस का डैमेज या कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मुझे एक बात बताना, अच्छा ऐसा कोई भी रैंडम अमाउंट में बोल सकता हूँ उसको, नहीं। जैसे मुझे एक बात बताओ, मैं डैमेज या कॉम्पेंसेशन उतने ही अमाउंट का मांग सकता हूँ जो जब हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर तू ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो तुझे मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने वेट किया ना। अब उतने दिनों में शायद से कहीं और से अगर मैं BMW ले लेता तो मुझे सस्ते में मिल जाता, या तो फिर उतने दिन तक डिले हो गया तो अब मुझे गाड़ी शायद महंगे में मिल रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो देखो, कॉम्पेंसेशन कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर लॉस और डैमेज विच द पार्टी न्यू व्हेन दे एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? ये नॉर्मली ना, जब भी तुम किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो ना, सो इट इज लाइक उसमें क्लियरली ये क्लॉज भी रहता है कि अगर किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो क्या भरपाई करना पड़ेगा। जैसे देखो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया था, मुझे एक बहुत ही अच्छा घर बहुत पसंद है, उसके लिए ना मैंने टोकन अमाउंट दे दिया। कितना दिया? 11,000। अब टोकन अमाउंट देते वक्त ना वो सामने वाले पार्टी ने मुझे बोला था, अगर आपका डिसीजन चेंज होता है ना तो हम ये आपको टोकन अमाउंट वापस नहीं देंगे। अब सपोज ऐसा हुआ कि मुझे तो घर खरीदना ही था, बराबर, आई वॉज रेडी टू बाय, बट सामने वाली पार्टी ने बोला कि नहीं मुझे अब घर नहीं बेचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते, सोहम का घर मुझे बहुत पसंद आ गया, ठीक है। तो सोहम इज द सेलर एंड आई एम द बायर। मैंने सोहम को 11,000 रुपया टोकन दे दिया। कितना दिया? 11,000 टोकन। अब सोहम ने मुझे बोला, सर देखो, अगर आपका मन बदल गया और आपको मेरा घर नहीं चाहिएगा तो मैं ये टोकन अमाउंट आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ब्रीच किसने किया है? मैंने किया है। तो मैंने भी उसको बोला, अगर सपोज ऐसा हुआ कि तूने मुझे ना बोल दिया तो ये 11,000 तो तू मुझे देगा ही देगा, साथ ही साथ दूसरी जगह पर जो मैं टोकन दूंगा ना उसमें भी तुझे कुछ पोर्शन देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसने ना बोला तो मुझे 15,000 देगा। तो कहना है, जब हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए तभी ये टर्म्स डिसाइडेड थे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो सोहम मैक्सिमम 11,000, मतलब जो उसने ऑलरेडी ले लिए वो जब्त कर लेगा, बराबर, मतलब वो रखेगा अपने पास। और अगर सपोज सोहम ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया
तो मैं उसके पास से मैक्सिमम कितना वसूल कर सकता हूँ? 11,000 जो मैंने ऑलरेडी दिया था प्लस इसमें 4,000 एडेड है, मतलब टोटल मैं उसके पास से कितना क्लेम कर सकता हूँ? 15,000 क्लेम कर सकता हूँ। गाइस समझ में आया क्या तुम लोग को? इज दिस क्लियर? अब देखो ये क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेशन कितना तुम क्लेम कर सकते हो, ठीक है। पर मुझे एक बात बता ना, सपोज कभी कभी कुछ स्पेशल डैमेज भी हो जाता है। स्पेशल डैमेज मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल तुम तुम्हारे दोस्त के लिए वेट कर रहे थे कि वो तुमको कंफर्म करेगा, उसके बाद तुम क्या करोगे? टिकट्स बुक कराओगे कहीं पर जाने के लिए। अब ऐसा हो गया कि उसने तुमको लास्ट मोमेंट तक लटका के रखा, तो सारी टिकट्स फुल हो गई, तुमको तत्काल में या इमरजेंसी या एक्स्ट्रा पैसा देकर टिकट्स बुक करवानी पड़ी, तो मतलब तुम्हारा नुकसान हुआ ना। अब वो क्या होता है? एक तरह से स्पेशल डैमेज होता है। क्या होता है? स्पेशल डैमेज, ठीक है। इज दिस क्लियर? अब मुझे एक बात बताना, तुम्हारे दोस्त ने तुमको क्लियरली बोला था, ठीक है, कि तुझे क्या करने की जरूरत है कि एटलीस्ट तू एक तेरा सीट रिजर्व करके रख, बराबर, तो तेरा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं और ध्रुव हम दोनों गोवा जाने वाले, ठीक है। एग्जाम के बाद डीडी ध्रुव एंड दर्शन सर इज गोइंग टू गोवा। अब मैंने ध्रुव को बोला ध्रुव हम लोग ये काम करें, कब एग्जाम कब खत्म हो रहा है तुम लोग का? मई में ना? हाँ चलो 1 जून को अपन जा रहे हैं गोवा, ठीक है। तो मैंने ध्रुव को बोला ध्रुव मुझे कंफर्मेशन दे दे तो मैं अपने दोनों की टिकट्स बुक करवा देता हूँ। अभी फ्लाइट का भाव है 2,500। कितना है? 2,500। अब ये मेरा और ध्रुव का कॉन्ट्रैक्ट है। ध्रुव ने मुझे बोला सर रुको जरा सबर करो, ठीक है, मैं जब 1 फेब को निर्मला दीदी बजट अनाउंस करेगी उसके बाद मैं सोच के आपको बताता हूँ। अब इतने दिनों में क्या हो गया, पर ध्रुव ने मुझे क्या बोला था, आप अपना एक सीट रिजर्व करके रखो। पता है प्राइस को लॉक किया जाता है, सीट रिजर्व किया जाता है, मतलब क्या कि आपको सिर्फ 2,500 ही भरना पड़ेगा। तो ध्रुव ने मुझे क्लियरली बोला था, बट मैंने वो नहीं किया। अब जब 1 फेब के बाद ध्रुव ने मुझे बोला कि चलो सर अभी आप फ्लाइट का टिकट बुक कर दो, तब भी प्राइस हो गया था 3,500। कितना हो गया? 3,500। अब ध्रुव वॉज ओके टू पे 3,500। वाई? बिकॉज इनिशियली वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, बट नाउ इज श्योर। बट मेरा तो 1,000 रुपए का नुकसान हो गया ना। अब सपोज इस दिन अगर मैं 200 रुपया देके प्राइस को लॉक कर देता तो मेरा सिर्फ 200 रुपये ही जाता। मतलब अगर फरवरी में मैं और ध्रुव हम दोनों टिकट्स बुक करवा रहे तो ध्रुव को 3,500 में पड़ेगा, बट मेरा तो ये 200 रुपया देके मैंने प्राइस लॉक कर दिया ना, तो मैं तो 2,500 में ही दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग को? कुछ लोगों को ये फ्लाइट वाला नहीं पता होगा, शायद पता है तुम लोग को, पता है ना ऐसे प्राइस लॉक करते हैं, ठीक है। अरे मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो एक और बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने क्या किया, क्लासेस में फायर इंश्योरेंस लिया है, बराबर, कि अगर इधर आग लगी, देखो ना इधर कितना सारा लकड़ा है, बराबर, कभी भी आग लग जाएगी तो पूरा क्लास जल जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, फायर इंश्योरेंस लिया है, बराबर। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, अगर आपकी क्लास में आग लगी आपका जो भी नुकसान हुआ रहेगा उसकी भरपाई हम करेंगे। बट इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि हम लोग क्लेम तभी देंगे अगर आपके क्लास में फायर एक्सटिंग्विशर है। ऐसे तो हर कोई अपने घरों में भी आग लगा देगा, बराबर। बोरीवली में ना गोयल शॉपिंग सेंटर है, तो गोयल शॉपिंग सेंटर बड़ा सा शॉपिंग सेंटर, उधर क्या क्या पता है, लोगों ने अपनी ही दुकान में रात को आग लगा दी, पूरा वो शॉपिंग सेंटर जल गया कुछ सालों पहले, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी वाली आई और उसने सर्वे किया कि यहाँ पर जो माल जला है वो सारा पुराना है, कचरा जला दिया था उन्होंने। फिर कुछ कुछ दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर ही नहीं था। मुझे एक बात बताना, तो इसमें गलती किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की है, वो लोगों की है, बराबर। मतलब जिन लोगों ने पॉलिसी ली है तो पॉलिसी होल्डर की गलती है। तो क्योंकि उन्होंने ना कोई रीजनेबल प्रिकॉशन नहीं लिया, उन्होंने क्या नहीं लिया, रीजनेबल प्रिकॉशन नहीं लिया। समझ में आ रहा है? मतलब अगर कोई भी स्पेशल डैमेज हो भी रहा है तो उस डैमेज को कम करने के लिए तुम भी तो कुछ करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, सो डिड यू अंडरस्टैंड? अब तक अपन ने क्या पढ़ा? अब तक अपन ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि सूट फॉर डैमेजेस, मतलब जिस भी पार्टी का नुकसान होगा, ठीक है, वो दूसरी पार्टी के ऊपर क्या करेगा, केस फाइल करेगा फॉर क्लेमिंग ऑफ डैमेजेस। अब देखो कितने अलग अलग टाइप के डैमेजेस होते हैं। सबसे पहले बोला है जनरल या ऑर्डिनरी डैमेज। क्या बोला है सबसे पहले? जनरल या ऑर्डिनरी डैमेज। फिर एक होता है स्पेशल डैमेज, फिर एक होता है विंडिक्टिव, एक नॉमिनल डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले, एंड लास्ट इज प्रीफिक्स डैमेजेस। ठीक है, सबसे सिंपल है प्रीफिक्स डैमेज, पहले से ही बता दिया है, बराबर, कि इतने का नुकसान होगा तो उतना भरपाई कर देने का।
अब देखो सबसे पहला जो अपन डैमेज कर रहे हैं ना दैट इज ऑर्डिनरी डैमेज, ठीक है। आज सिर्फ मैं ये एक ही डैमेज पढ़ाऊंगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में करेंगे। ध्यान से सुनना। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन बाय द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। जो भी पार्टी, याद रखना डैमेज में जिसका भी नुकसान होगा, जो भी सफर करेगा उसी को डैमेज मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties know when they made the contract to be likely to result from breach of it। इतना बड़ा जो लॉ का लैंग्वेज है ना, इसका सिंपल मतलब क्या बोला पता है? कि जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा था, जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे, तभी अगर पता है कि किसी ने भी ब्रीच किया तो क्या डैमेज होगा, या तो फिर नॉर्मली क्या डैमेज होता है, बराबर, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डैमेज। उसी को क्या बोलते हैं? इज दिस क्लियर? सो यहां पर क्या बोला है? सच कॉम्पेंसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। मतलब जो नॉर्मली डैमेज होता है उतना ही पैसा देने का, कोई भी इनडायरेक्ट लॉस या डैमेज का पैसा नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? अब देखो एक केस लॉ है, हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था? द क्रैंकशाफ्ट ऑफ पीस फ्लावर मिल हैड ब्रोकन, ठीक है। ही गिव्स इट टू डी, अ कॉमन कैरियर, हु प्रॉमिस टू डिलीवर इट टू द फाउंड्री इन 2 days, वेयर द न्यू शाफ्ट वॉज टू बी मेड। द मिल स्टॉप्ड वर्किंग। फ्लावर मिल मतलब वो जहां पर आटा करते हैं ना, चक्की वगैरह, तो उसका कुछ एक पीस टूट गया था। तो उसने क्या किया था? डी को बोला था, वो डी को बोला था कि भाई तू इसका रिपेयर करवा के आ जाना, ठीक है। तो उधर फाउंड्री मतलब एक जहाँ पर रिपेयरिंग वगैरह सब होता है ना, तो 2 दिन में उधर डिलीवर करने का था, जहाँ पर उसका नया शाफ्ट बन जाता। अब मिल स्टॉप वर्किंग, क्योंकि वो शाफ्ट नहीं है तो वो लोग कैसे आटा करेंगे ना, बराबर। सो डी डिलेड द डिलीवरी ऑफ क्रैंक शाफ्ट, सो द मिल रिमेन्ड आइडल फॉर अनदर 5 days। अब डी ने क्या किया? डिलीवरी में डिले कर दिया, लेट कर दिया, उसके वजह से और 5 दिन तक मिल बंद रहा, ठीक है। P received the repaired crankshaft 7 days later than he would have otherwise received। तो टोटल उसको कितने दिन का डिले हो गया? 7 days। Consequently, P sued D for damages not only for delay in delivering the broken part, but also for loss of profit suffered by the mill not have been worked। मतलब देखो उसको 2 चीज के लिए केस किया उसके ऊपर, एक तो उसने डिले कर दिया, बराबर, डिलीवरी में, और साथ ही साथ 5 और 2 दिन 7 दिन जो मिल बंद था उससे उसका जो धंधे में नुकसान हुआ उसके ऊपर भी उसने केस कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, द काउंट हेल्ड दैट P वॉज एंटाइटल ओनली टू ऑर्डिनरी डैमेजेस। मतलब मुझे एक बात बताना, P के ऊपर सॉरी D के ऊपर, देखो एक है P प्लांटिफ और सपोज ये D जो भी होगा, ठीक है, डिफेंडेंट होता है। मुझे एक बात बताना, ये इससे कितना डैमेजेस वसूल कर सकता है? सिर्फ जो उसने डिले किया ना 7 दिन से, उतना ही वसूल कर सकता है। अरे 7 दिन तक तेरा मिल बंद था, तेरा धंधा नहीं हो, अब वो श्योरिटी था कि कितने का धंधा होने वाला था? नहीं ना। तो तू ये मिल जो बंद था उसका जो तेरा प्रॉफिट गया, वो प्रॉफिट तू क्लेम नहीं कर सकता डी से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो देखो यहाँ पर क्या बोला है, P वॉज एंटाइटल ओनली टू ऑर्डिनरी डैमेजेस and D was not liable for the loss of profit because the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft of a mill, and it did not made known to them that the delay would result in loss of profit। अब देखो, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब उसने क्या बोला था कि तू सिर्फ ये जो शाफ्ट है उसको तू रिपेयर करवाने के लिए लेकर जा। अब उसको अगर तभी बोला होता एडवांस में कि देख अगर तू डिले करेगा ना तो मेरा प्रॉफिट का भी मतलब नुकसान हो जाएगा, मेरा और नुकसान हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? सी आई टेल दिस केस लॉ अगेन। क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। हैडली एंड बैक्सेंडेल में, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लावर मिल रहता है, उसका कोई एक पार्ट टूटा हुआ रहता है। तो जो प्लांटिफ रहता है ना, वो क्या करता है, डिफेंडेंट को बोलता है कि एक काम कर, इसको तू रिपेयर करवाने के लिए लेकर जा। नॉर्मली 2 दिन में हो जाती चीज़, बट वो बंदे ने क्या किया, डिले कर दिया। डिले करने की वजह से 5 और 2 टोटल 7 दिन के लिए मिल बंद रहा। तो 7 दिन का धंधा भी गया, बराबर ना सोहम? 7 दिन का क्या हुआ, धंधा भी गया।
एंड साथ ही साथ जो डीले हुआ उसके वजह से भी नुकसान हुआ। तो यहाँ पर पी उससे कौन से मतलब डिफेंडेंट से कौन से क्लेम कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज, 7 दिन का जो ऑर्डिनरी डैमेज हुआ था ना डीले के वजह से, बस वही कर सकता है। वो प्रॉफिट जो गया ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो क्लेम नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? अच्छा, वो क्यों नहीं कर सकता ऐसा? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब क्या उसने बोला था उसे सिर्फ सीधा सीधा क्या बोला था? ये जो मेरा एक पार्ट टूट गया है उसको बस रिपेयर करवा के ला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? पक्का समझ में आया? ओके, ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, हैडले वर्सेस बैक्सेंडल, ठीक है, मार्क दिस इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू गॉट इट, व्हाट इज सूट फॉर डैमेजेस? ओके, आज अपन ने क्या किया यूनिट 5 में? वी हैव जस्ट अंडरस्टूड व्हाट इज ब्रीच, व्हाट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड व्हाट इज एक्चुअल ब्रीच, ठीक है। ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड व्हाट इज सूट फॉर डैमेज एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस, वो अपन कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में अपना ये यूनिट भी हो जाएगा कंप्लीट एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। अंडरस्टूड गाइस? सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच। प्लीज रिवाइज करके आओ जो कुछ भी पढ़ रहे हो, 4 यूनिट तो हो चुकी है, रेगुलर रिविजन करोगे, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट। इज दिस क्लियर? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।